व्हाट इज स्टॉक मार्केट? एक मजदूर चाहे तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता दिहाड़ी मजदूर अपनी जेब से 300-500 रुपये निकाल के बचा के इन्वेस्ट करना चाहता है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकता है। डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना रिस्की है उसके लिए। जो स्टॉक मार्केट होता है क्या वो मैनिपुलेट किया जा सकता है? सितंबर या अक्टूबर में वॉरेन बुफे साहब हाँ, was sitting on excessive कैश। इतना कैश उन्होंने अपने 18-19 ईयर्स के उसमें परसेंटेज में कभी नहीं रखा था। उन्होंने सब स्टॉक्स अपने खाली कर दिए थे। मतलब यहाँ तो उनके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तो कुछ जादुई बॉल है जिससे उनको दिखता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इलेक्शंस भी इस तरीके से मैनिपुलेट करके स्टॉक मार्केट के संग खेला जा सकता है। पीपल हैविंग अ बिग लॉसेस ऑन शेयर मार्केट, तो अब वो आईपीएल में बैटिंग की तरफ आ गए। तो आपको 49 रुपीज़ लड़ने हैं, 3 करोड़ कमा लेंगे। तो बहुत जन को ये लगता है कि ये क्विक मनी है, कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा मार रहे थे, तब तक लग रहा था कि भाई जीत जाएगी मुंबई इंडियंस, बट हार गई और आरसीबी जीत गई। अब उस दिन जो लोग ने मुंबई इंडियंस में मैच पे पैसे लगाए होंगे वो यही कहेंगे, यार बस 2 ओवर और निकल जाते तो आज मेरे पैसे बन जाते। आप 2 दिन अगर नहीं विजिट कर रहे हो तो वो ऐप खुद आपको बोल रहा है, भाई साहब आप कहाँ हो? आपके दोस्त ने पैसे कमाए हैं, आपके गांव वाले ने पैसे कमाए हैं। आपके गांव वाला ये था, उसने 49 रुपीज़ लगाए, 49,000 जीते हैं। अगले आप ही हो, आप ही होशियार हो, आप ही कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान। आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन पे हमारे संग मौजूद हैं मनीष जावेरी सर। मनीष सर का 20 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट पे। आज हम उनसे कई सवालों के जवाब जानना चाहेंगे और कई चीज़ें उनसे समझना चाहेंगे बेसिकली कि कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, क्या स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन भी होता है, क्या वाकई में स्टॉक्स ऊपर नीचे किए जाते हैं, हर्षद मेहता की कहानी और सब कुछ हम जानना चाहेंगे। मनीष सर, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमारी फैमिली के लिए टाइम निकाला। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू ईशान फॉर कॉलिंग मी ओवर। इट्स अ प्लेजर टू जॉइन यू। अच्छा सर, सर सबसे पहले बेसिक जानना चाहता हूँ, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? एक ले मैन जैसे को अगर बताना हो तो। सो स्टॉक मार्केट जब शुरू हुआ तो बेसिकली ये हुआ कि लोग चाहते थे कि बिजनेस में पार्ट लिया जाए। तो बिजनेस में पार्ट लेने के लिए आप उस कंपनी को ओन करते हो। अब आप और मैं बैठ के तो रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी बना नहीं सकते, तो हम उनके शेयर्स खरीद के उनको ओन करते हैं। अब ये ओन करने से फ़ायदा ये है कि जितना उनका प्रॉफिट है उतना हमको रिटर्न मिलना चाहिए। अब ये रिटर्न कैसे मिलता है? यहाँ तो आपको डिविडेंड मिलेगा, जो कंपनी डिक्लेयर करती है कि मेरे पास एक्सेस कैश हो गया है, ये इतने शेयर्स में डिवाइड करके मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। टिपिकली ये 2% से 5% की रेंज में होता है डिविडेंड पेइंग कंपनीज में। अदरवाइज जो प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो आपका स्टॉक मार्केट उस कंपनी की वैल्यूएशन को ऊपर ले जाता है। तो जब आपकी स्टॉक का वैल्यूएशन ऊपर जाता है तब आप उसमें कमाते हो, और वो इनकम इज इन द सोर्स ऑफ कि आपका प्राइस इंक्रीज इन योर इन्वेस्टमेंट। ये है बेसिक स्टॉक मार्केट का। अब स्टॉक मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, आप हर किसी में पार्ट नहीं ले सकते हो। तो एक नया सिस्टम आया म्यूचुअल फंड्स का। जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो ये करते हैं कि आपके बदले में वो इन्वेस्ट करते हैं, और वो एक साथ 40-50 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे जैसा आदमी अगर जिसको पता है कि कौन सा स्टॉक बाय करना है वो डायरेक्टली खरीद सकता है। बट बहुत सारे लोग जिनके पास रिसर्च का टाइम नहीं है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू खरीदते हैं। इसमें ये एक एडवांटेज होता है कि जब वो 50 कंपनियां खरीदते हैं, एक कंपनी ऊपर नीचे होती है तो उनका पूरा सिस्टम नहीं हिलता, थोड़ा ही इम्पैक्ट आता है। और क्योंकि ये अक्रॉस इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क कम है और इसमें डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। सो बेसिकली स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंक्शन करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, ये तो बेसिक हुआ, क्या एक मिडिल क्लास आदमी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, या एक मजदूर चाहे तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, और किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है? और
किस तरीके से उसको प्रॉफिट बुक हो जाए, ये मेरा पहला सवाल आपसे था। दूसरी चीज़, आजकल ना यंग जनरेशन अगर आप देखोगे तो वो फिर भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट अगर हम हमारी जनरेशन देखिए या थोड़ा ऊपर जनरेशन पे चले, दे आर नॉट वेरी मच इनटू इट। तो क्या रीज़न है? सो पहला सवाल कि क्या मिडिल क्लास का आदमी या दिहाड़ी मजदूर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है? कर सकता है, कर सकते हैं लोग इन्वेस्ट। उनको एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है, उस डीमैट अकाउंट में वो अपने शेयर्स खरीद के उसमें रख सकते हैं। जैसे आपके घर का लॉकर होता है, आप वहाँ पे गोल्ड रखते हैं, डीमैट एक डिजिटल लॉकर है जहाँ पे आपके शेयर्स बैठते हैं और वो शेयर्स वहाँ पे आपके नाम पे रखे हैं, उसको कोई टच नहीं करता, इट इज़ सेफ एंड साउंड। अब रही बात कि मिडिल क्लास वाला आदमी उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर वो मिडिल क्लास वाला आदमी डायरेक्ट स्टॉक्स में स्टडी कर सकता है, उसे पता है किस टाइप की स्टॉक्स उसे खरीदने चाहिए, तो उसे लेना चाहिए। बात पैसों की नहीं है। शेयर्स तो आपको 1 रुपये से लेके लाख रुपए तक की रेंज के मिलेंगे, बट क्या मुझे अंदाज़ा है कि ये कंपनी आज क्या कर रही है और अगले 6 महीने के बाद या 6 साल के बाद ये क्या कर रही होगी? जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरी राय में तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दिहाड़ी मजदूर अपनी जेब से समझिए महीने के अगर 300-500 रुपये निकाल के बचा के इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकता है। डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना रिस्की है उसके लिए, और दिहाड़ी मजदूर के लिए 500 बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर वो 500 ज़ीरो हो गया तो उसके लिए बड़ी दिक्कत है। बट अगर वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करता है तो लॉसेस के चांसेस हैं, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है। सिमिलरली जो मिडिल क्लास का आदमी है, वो कैसे इन्वेस्ट करता है? से फॉर एग्जांपल मैं बैंकिंग सेक्टर में काम कर चुका हूँ। अब बैंकिंग सेक्टर की मुझे जानकारी है, तो मुझे वो टाइम पे जब मैं 2012 में बैंकिंग इंडस्ट्री में था, आईसीआईसीआई बैंक का परफॉर्मेंस ऑन स्टॉक मार्केट लो था, बट मुझे पता था कि आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा कर रहा है इंडस्ट्री में। बहुत सारे नए बैंक्स आ रहे हैं, जैसे आईडीएफसी भी तब आया था। तो ये नए बैंक्स क्या कर रहे हैं, ये डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग मेरे सेगमेंट की बहुत अच्छी थी, तो मैं उस सेगमेंट के बेस्ट शेयर सिलेक्ट करके उसमें काम कर सकता हूँ। ये तो बेसिक हो गया। बट क्या मिडिल क्लास वाला आदमी अपने सेक्टर के अलावा और सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है? बिल्कुल करना चाहता है। उसकी जो स्टडी है, उसकी स्टडी है, इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो या तो न्यूज़पेपर से लेता है, या तो आजकल इंस्टाग्राम वगैरह से लेता है। बट जब तक आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो उसका ऑलरेडी प्राइस में आपका एडजस्ट हो चुका होता है। तो आप ये रिसर्च कैसे करोगे? तो टिपिकली अगर आपके रिसर्च का टाइम है, आप कंपनी की वेबसाइट देखते हैं, आप कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, आप इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि अब नेक्स्ट इंडस्ट्री कैसे चलेगी, नेक्स्ट सेक्टर क्या चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोलार, अगर सोलार चलेगा तो कैसे चलेगा, उसमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या डायरेक्ट सोलार पैनल में इन्वेस्ट करना चाहिए या सोलार पैनल के अलावा बहुत सारी चीज़ें पीछे हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इतना टाइम आपको देना पड़ता है। बट एज मिडिल क्लास अपने डेली चक्करों में फंसा हुआ है, उसके लिए इतना रिसर्च कर पाना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो ट्राई करेगा कि मैं महीने के 5,000 10,000 इन्वेस्ट करूं, पर 5,000 10,000 इन्वेस्टमेंट के लिए वो इतना टाइम निकाल पाता है रिसर्च के लिए, इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो इसके लिए आप देखोगे बहुत सारे इंडस्ट्री वेटरन्स है, यही कहेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो आदमी बैठा है वो रिसर्च करता रहता है, वो मार्केट में कनेक्टेड है, तो उसको पहले पता चलता है कि क्या हो रहा है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन ये था कि यंगर जनरेशन इज स्मार्ट इनफ टू इन्वेस्ट। अब यंगर जनरेशन के पास मैं ये कहूँगा 2-3 एडवांटेजेस हैं हमारी जनरेशन के कंपैरिजन में। एक तो हम ऑलरेडी काम में लग चुके हैं, हमारा एक दिनचर्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर पे आना है, फैमिली को टाइम देना है। द अमाउंट ऑफ रिसर्च इज़ लिमिटेड। आपके सर्कल में भी वही लोग हैं जिन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया होगा, वैसे ही लोग हैं। आजकल के बच्चे
इनके पास टाइम था तब इन्होंने इस कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई की है, स्टडी किया है स्टॉक मार्केट को। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को मिला हूँ। एक क्लियर एग्जांपल मेरे ध्यान में है, वेदांत नाम का बच्चा है, 18 ईयर ओल्ड। वो मुझे मिला था, मनीष भाई मैं ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। मैंने उसको पूछा कि ये कैसे कर रहे हो आप? मतलब कॉलेज के साथ साथ टाइम मिलता है। हम 4 जन हैं जिनको सबको इंटरेस्ट हैं, मेजरली सब गुजराती मारवाड़ी फैमिली से हैं, तो पेरेंट्स भी इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उनसे पूछ लेते हैं। उनके पूछने के बाद हम अपना दिमाग लगाते हैं कि आज हमारी जनरेशन का जो बायर है वो क्या खरीद रहा है, क्या आगे आएगा, उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं। मुझे तो मतलब जब पहली बार मैंने डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्ट किया तो मुझे लगा कि ये जनरेशन तो आगे निकल चुकी है। वैसे भी हर जनरेशन का ऐसा ही होता है। Obviously. हमारे माँ बाप कहते थे तुम हमसे एक कदम आगे हो, Correct. हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमसे एक कदम आगे। बिल्कुल सही बात है सर। जो स्टॉक मार्केट होता है क्या वो मैनिपुलेट किया जा सकता है? स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन देखिए ओपनली तो नहीं पता चलता, बट ज़रूर होता तो होगा। आज की न्यूज़ ले लीजिए, हम इतना टैरिफ वॉर वगैरह देख रहे हैं यूएस का। कभी ये हो रहा है कि यूएस बोल रहा है मैं लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, फिर सडनली उसने बोला कि मैंने इतना X% लगा दिया। चाइना ने रिटेलिएट किया, फिर उन्होंने बोला मैं और लगा दूंगा। अब सडनली उन्होंने शाम को 7 बजे एक ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कि इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बाय स्टॉक्स। लोगों ने समझा कि यूएस के स्टॉक्स गिरे हुए हैं, इसलिए वो उसको बढ़ाने के लिए लिख रहे हैं कि भाई इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बाय स्टॉक्स। बट रात को 10 बजे उनका फिर ट्वीट आया कि अब मैं 90 दिन के लिए टैरिफ नहीं लगा रहा, और सडनली जो मार्केट उनका डाउ जोन्स था वो 750 पॉइंट्स नीचे था, वो सडनली 1200 पॉइंट ऊपर हो गया। 1200 पॉइंट इन जनरल ऊपर होने के लिए आपको वहाँ पे 1 वीक से 10 दिन लगते हैं ऑन गुड डेज। एक ही दिन में हो गया इतना। सो ये कहीं ना कहीं एक थियरी है कि जितना भी चल रहा है तामझाम पीछे, कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी की बुक एडजस्टमेंट के लिए चल रहा है। सर हाँ, यही मेरा सवाल था आपसे कि अब देखिए ये तो डोनाल्ड ट्रम्प को तो पता है वो क्या कर रहे हैं, तो हो सकता है उनका कोई बिलियनियर फ्रेंड हो एक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं। बताइए। सितंबर या अक्टूबर में वॉरेन बुफे साहब हाँ, was sitting on excessive cash। इतना कैश उन्होंने अपने 18-19 ईयर्स के उसमें परसेंटेज में कभी नहीं रखा था। कैश मींस रोकड़ा यू आर सेइंग? बेसिकली उन्होंने अपने स्टॉक्स बेच दिए थे। उन्होंने कैश कैसा था? रोकड़ा था? कैश इन द सेंस अकाउंट्स में पैसे। उन्होंने सब स्टॉक्स अपने खाली कर दिए थे। मतलब बेसिकली अगर वो 100 रुपीज इन्वेस्टेड रहते हैं उस टाइम पे वो अराउंड 22 रुपीज या 23 रुपीज ही इन्वेस्टेड थे, बाकी वो कैश पे बैठे थे। ये आज देखो, तब लग रहा था कि ये क्या कर रहे हैं और तब लग रहा था कि कोइंसिडेंस है, बट आज देखो अगर आप सारी कड़ियाँ जोड़ो तो ऐसा लगता है कि शायद पता था उनको, नहीं तो इतना बड़ा कैश कंपोनेंट वो अपने पास क्यों रखते? वो कभी भी इतने कैश पे नहीं रहे हैं। ज़रूर कुछ ना कुछ होगा इंटरनल जो उनको पता होगा, या हो सकता है कि यूएस इकोनॉमी भी उनको, मतलब यूएस प्रेसिडेंट भी उनको नाराज़ नहीं करना चाहते हो, तो ये क्वाइट पॉसिबल है। ये अभी आप स्टोरी, मतलब ये मैनिपुलेशन की हो सकती है। हो सकता है उन्होंने सही डिसीजन लिया हो, बट आज मैं हाइंडसाइट में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की कहानी है। अभी जैसे मुझे इंडिया के एग्जाम्पल में याद आता है कि जब अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो ये था कि बीजेपी आएगी और फिर एनडीए की सरकार बनी। तो उसके बाद जितने भी शेयर मार्केट में थे, हमारे आपके फ्रेंड क्रांति जी और सब लोग, सब एक उसमें थे कि यार काफ़ी नुकसान हो गया और मार्केट बहुत क्रैश कर गई थी। तो इलेक्शंस भी इस तरीके से मैनिपुलेट करके स्टॉक मार्केट के संग खेला जा सकता है? इलेक्शन का मैनिपुलेशन तो मुझे आइडिया नहीं है, बट इलेक्शन के रिजल्ट के बेसिस पे अगर आप कहें कि जितने भी पोल्स आते हैं कि ये पोल के हिसाब से ये आउटकम आना है,
अब ये आउटकम के बेसिस पे आप दिमाग लगाते हो कि हाँ भाई ये इंडस्ट्री चलेगी, ये सेगमेंट चलेगा, आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करते हो एज एन इंडिविजुअल। बट वहाँ यहाँ पे भी बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं जिनको पता रहता है कि आप उनका ट्रेंड देखोगे, वो बिफोर हैंड कुछ अलग कर रहे होते हो। यहाँ तो उनके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तो कुछ जादुई बॉल है जिससे उनको दिखता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स ट्वीक करते हैं। जादुई बॉल क्या होगी? सब इनसाइडर ही होता होगा। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो सकती है। बट इनसाइडर इंफॉर्मेशन इज अ क्राइम? देखिए, एज पर सेबी तो इट इज़ अ क्राइम कि आप इनसाइडर इन्फॉर्मेशन यूज़ करके पैसा बना रहे हो। इट इज़ अ मैनिपुलेशन ऑफ द सिस्टम, आपको नहीं करना चाहिए। बट कहाँ तक इसको पकड़ा जा सकता है, कहाँ तक इस पे रोक लगाई जा सकती है, इज़ अ बिग क्वेश्चन। क्या यही कारण है, मुख्य कारण है कि एक अमीर अमीर होता चला जा रहा है और एक गरीब गरीब होता जा रहा है? गरीब इसलिए गरीब होता जाता है क्योंकि जैसे अभी हमने कहा कि मैंने पैसा लगाया, बट किसके कहने पे लगाया है? मैंने रिसर्च नहीं करी। आपने किसी सर से अमीर भी कहाँ रिसर्च कर रहा है? वो भी तो इनसाइडर पे ही चल रहा है। उसके पास तो आदमी है ना रिसर्च हाँ करने के लिए, उसके हाँ। पास बैंक का आदमी आता है, बैंक वाले को कोई और मतलब यहाँ इन्वेस्टमेंट फर्म आती है, इन्वेस्टमेंट फर्म वाला जाके उनको बताता है कि ये रिसर्च रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, मेरे बिहाफ पे रिसर्च रिपोर्ट ये कह रही है, मैं आपके बिहाफ पे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ जो ऑब्वियसली जो कनेक्टेड हैं, जो बिजनेस में हैं, अब से फॉर एग्जांपल मैं केमिकल का बिजनेस करता हूँ। केमिकल के बिजनेस में आपको दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑक्साइड का रिक्वायरमेंट अचानक से मार्केट में बढ़ता जा रहा है। आपको पता है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही चल रहा है, ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे ये यूज़ होता है। आपने थोड़ा भी एक दो फ़ोन घुमाया या जो बेच रहा है आपका कस्टमर सामने, उसको पूछ लिया कि ये कहाँ यूज़ हो रहा है, तो आपको बता देगा कि भाई मेरी ये एक कस्टमर है, ये यहाँ होने वाला है। मैं पूछ लूँगा भाई अगला 6 महीने और डिमांड आने वाली है? बोला हाँ ये होने वाला है, इसने ये बताया है। तो आपको पता चल गया कि भाई ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री आगे बढ़ने वाली है। आप फिर उस हिसाब से अपना रिसर्च करके पैसे लगा देते हो। छोटे आदमी को कौन बताएगा? छोटा आदमी यही करता है कि भाई मनीष भाई ने बोल दिया वीडियो में आके कि ये स्टॉक लेना है, और मनीष भाई का वीडियो 6 महीना जूना है, उस पर आज पहुँचा है। चलो वीडियो में तो यूट्यूब में तो दिख भी जाती है डेट, इंस्टा की वीडियो में डेट भी नहीं दिखती है। अब सोचिए ये वीडियो है, वीडियो में फिर भी जाके आप कमेंट देख के बता सकते हो कि हाँ ये तो 6 हफ्ते पहले की वीडियो है। बट जब मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, वो बेचारे तक न्यूज़ पहुँचते पहुँचते 3 महीने हो गए, मैंने और आपने तो बेच दिया, वो बाद में जाके इन्वेस्ट करता है डायरेक्ट। सही बात है। तो उसके पास बताने वाला कौन है? तो ऐसी एजेंसीज भी होती होंगी ना? इसलिए कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, जो ऐड चल रही है म्यूचुअल फंड सही है, सच्ची में सही है कि मतलब जो छोटा आदमी है उसके लिए पैसे बनाने का तरीका। बीच में अगेन इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, माधवी पुरीभुज हैं जो अब हाँ पहले हाँ। सेबी की चीफ थी, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि 250 रुपये का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए म्यूचुअल फंड में, वन टाइम बाइंग में, मतलब वो पॉकेट साइज इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो ये सारे जो नुस्खे निकाल रहे हैं, ये जो लोअर रेंज के कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए निकाला जा रहा है। सीबी चीफ का तो बहुत कुछ आया अब सामने। सेबी चीफ का बहुत कुछ आया है, अब वो जब तक आप प्रूफ करोगे तब तक तो पता नहीं दुनिया कहाँ पहुँच गई होगी। उनके हस्बैंड जो हैं वो ब्लैक रॉक में काम करते हैं, और ब्लैक रॉक का मार्केट से डायरेक्ट कनेक्शन है। इनफैक्ट ब्लैक रॉक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनीज इन द वर्ल्ड, एंड ऑब्वियसली ये यूएस मार्केट्स में भी उनका काफ़ी से होता है। तो इज दिस अ क्राइम I एज think पर सेबी? I think SEBI would have said कि she is an individual, he is an individual. वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रहा है। ये हमारी अब तरफ एक कहावत कहते हैं, जब सैया भय कोतवाल तो डर खाएगा। सही है। तो ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ ना, ये मिथ है या क्या है मुझे नहीं पता, आप प्लीज़ हम लोग को बताइएगा, क्योंकि अक्सर ना अभी मैं रिसेंटली मेरी फ्रेंड सर्कल में लोग बात कर रहे थे कि बिकॉज ऑफ पीपल हैविंग अ बिग लॉसेस ऑन शेयर मार्केट, तो अब वो आईपीएल में बैटिंग की तरफ आ गए, अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि यहाँ से एटलीस्ट रिकवरी कर लें।
तो ये सच है अब या ऐसा होता है? अब क्विक मनी जो होता है, बहुत सारे स्टॉक मार्केट में इसलिए भी आए थे क्योंकि क्विक मनी दिख रहा था। आप एक पर्टिकुलर स्टॉक देखिए, वो अचानक से मज़गांव डॉक हो गया, वो कुछ दिनों में 40-50% बढ़ गया। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने बिजनेस से ध्यान हटा के सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स पे चालू कर दिया था काम। एक टाइम था जहाँ पे आप आईपीओज में अप्लाई करते हो। जनता की जानकारी के लिए, आईपीओ ये होता है कि पहली बार कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है। वो पिछले 4 साल से या 40 साल से बिजनेस कर रही होती है, बट वो स्टॉक मार्केट में अभी एंट्री आती है और उसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो आईपीओ आपको अप्लाई करना होता है, आपको आईपीओ लगता है, फिर आपको उसको शेयर्स मिलते हैं। अब ये हो गया कि ये आईपीओ पहले के ज़माने में लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखते थे। अब रीसेंट पास्ट में ये हो गया कि आईपीओज में गेन्स इतने होने लगे कि लोगों ने उसे एज अ, आप कहेंगे, सट्टा जैसा यूज़ करना शुरू कर दिया। तो आपको मार्केट से पता चलता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है। से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी 220 रुपये पे लिस्ट होनी है, अब उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 80 रुपये चल रहा है। आपको क्या करना है, आप आईपीओ ओपन हुआ फर्स्ट को, क्लोज होगा फिफ्थ को, आपने फिफ्थ शाम को पैसे लगा दिए, 8 तारीख को उसकी लिस्टिंग हो गई, तो आपने 3 दिन में अगर 40% कमा लिया, क्या बुरा है? क्या बुरा? तो लोग अपना बिजनेस छोड़ के बस यही काम में लगे थे। अपने घर में जितने लोग हैं उनके 8-8 10-10 डीमैट अकाउंट खोल दिए, 10 डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं और फिर बेच दे रहे हैं। लोगों ने अपना बिजनेस छोड़ के ये करना शुरू कर दिया। अब जब एक बार आप वो पैसा कमाना शुरू करते हो, से 4 से 6 महीने आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज कर लेते हो। आपको आदत हो जाती है वो पैसे की कि भाई मेरे को क्विक मनी बनाना है, क्विक मनी करना है। अब स्टॉक मार्केट में तो फिज चला गया, अब आईपीएल आ गया, उसके पहले चैम्पियंस लीग आ गई। अब आपको दिख रहा है कि मैं 1 रुपये में इन्वेस्ट करके मैं 1 करोड़ 3 करोड़ भी कमा सकता हूँ। ड्रीम 11 की रोज़ ऐड आती है, फर्स्ट प्राइस 3 करोड़ रुपए, तो आपको 49 रुपीज़ डालने हैं, 3 करोड़ कमा लेंगे। तो बहुत जन को ये लगता है कि ये क्विक मनी है, कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं होता था, पहले होता था, बट लेकिन आपको चल के जाके वो टिकट खरीदनी पड़ती थी, थोड़ी मेहनत लगती थी। आपका दिमाग, जब तक आप चल के जाओगे 10 थॉट आते, आप रुक जाते थे कि हाँ भाई मुझे नहीं करना है, करना है। यहाँ पे तो आपके बटन पे सब है, आपने एक डाउनलोड किया, आपने बटन दबाया, हो गया। आप 2 दिन अगर नहीं विजिट कर रहे हो तो वो ऐप खुद आपको बोल रहा है, भाई साहब आप कहाँ हो? आपके दोस्त ने पैसे कमाए हैं, आपके गांव वाले ने पैसे कमाए हैं, आपके गांव वाला ये था, उसने 49 रुपीज़ लगाए, 49,000 जीते हैं। अगले आप ही हो, आप ही होशियार हो, आप ही कर सकते हो। तो ये सारा मोमेंटम पे खेल है। आपको वो बता रहे हैं कि आप भी कर सकते हो, आपके इमोशन पे खेलते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है कि 2 टीमें खेल रही हैं, से फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियंस की मैच ले लीजिए। जब वो हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा मार रहे थे, तब तक लग रहा था कि भाई जीत जाएगी मुंबई इंडियंस, बट हार गई और आरसीबी जीत गई। अब उस दिन जो लोग ने मुंबई इंडियंस में मैच पे पैसे लगाए होंगे, वो यही कहेंगे, यार बस 2 ओवर और निकल जाते तो आज मेरे पैसे बन जाते। बस इसी पे उम्मीद पे मैं अगला मैच पे लगाऊंगा, उसके बाद वाले मैच पे लगाऊंगा, कुछ और करूंगा। मुझे ऐसा लगता है लोग ना, पहले क्या होता है, लोग पहले लगाते हैं, फिर वो लॉस, चलो पहले लगाया, मान लो जीत गए, बिगनर्स लक हुआ, जीत गए, बिल्कुल तो जीत गए तो वैसे ही कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर बिल्कुल दोबारा फिर लगाएंगे, फिर थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा जीतना है। फिर अगर वो हार गए तो फिर वो उसकी रिकवरी में लगाएंगे। बिल्कुल। और ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, जब आप रिकवरी में लगाना शुरू कर देते हैं तब फिर आप कभी वो रिकवर नहीं कर पाता है। एक टर्म है इन्वेस्टमेंट्स में, रिवेंज इन्वेस्टिंग। यही चीज़ कि मैंने पहले पैसे लगाए कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, मैंने कमा लिया, उसके बाद लॉस हुआ, फिर दूसरी बार लॉस हुआ, तीसरी बार मैंने मिस कर दिया, चौथी बार लॉस हुआ। अब इससे मेरे को रिकवर करना है क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 लाख में से 50,000 हार चुका हूँ, तो मुझे उसमें से पैसे रिकवर करने हैं। तो मैं और लगा रहा हूँ, मैं डिसीजन ले रहा हूँ, फास्ट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आज ले रहा हूँ, सुबह ले रहा हूँ, शाम को बेच रहा हूँ, बस यही सब कर रहा हूँ। ये रिवेंज ट्रेडिंग होती है। सेम चीज़ इसमें भी होती है। और रिवेंज ट्रेडिंग में अक्सर लोग हारते हैं। अक्सर लोग हारते हैं।
क्योंकि एक उसका कॉस्ट है। आप जब रिवेंज ट्रेडिंग करते हो तो आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं। जैसे आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ाओगे, आप तो नहीं कमाओगे। ज़ीरोधा, ग्रो, ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज़, ये सब कमाएंगे। जो पीछे कंपनियां हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, CDSL, NSE, ये सब कमाएंगे। उनका तो कमाई फिक्स्ड है, आपका थोड़ा परसेंटेज तो कम है ही है। तो रिवेंज ट्रेडिंग में तो प्रॉब्लम है ही है। जनरली कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप एंटर कर रहे हो तो आपको 3 ईयर होराइजन रख के चलना चाहिए। क्योंकि आप, अगर आपने समझिए एक बार सितंबर में इन्वेस्ट किया होता और ये US का फॉल आया जिसकी वजह से इंडियन मार्केट भी इफेक्ट हुआ, अगर आपने बोला होता कि मुझे 6 महीने में पैसे निकालने हैं और अगर ये टाइम पे आपको पैसे की ज़रूरत होती है, से फॉर एग्जांपल मैंने को बिल्डर को पैसे देने, 10 लाख रुपए पड़े थे मेरे पास जो मेरे को बिल्डर को देने हैं, अब वो 10 लाख के हो गए 6 लाख, अब बाकी के कहाँ से लाऊं? सही बात है। तो इसके लिए हमेशा कहते हैं स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में जब भी आप इन्वेस्ट करें, आप लंबी अवधि के लिए करें, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसा होराइजन रख के करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को आज डाला, मेरे को बस कल पैसे की ज़रूरत है। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। ऑब्वियसली कई बार इमरजेंसी आती है जो अनवारंटेड होती है, आपको नहीं पता कि ये होने वाला हाँ था, करेक्ट है। तो उस टाइम पे तो आप कुछ ही नहीं कर सकते। हाँ बट कैलकुलेटिवली आपको अगर जाना है तो कैलकुलेटिवली आपको एटलीस्ट 3 इयर्स का होराइजन रखना चाहिए। सर, कहते हैं हर्षद मेहता के केस के बाद सेबी बहुत एक्टिव हुआ, सेबी ने बहुत चीज़ों पे कंट्रोल किया, लेकिन वही जब बैकडोर दोस्तों यारों से बात होती है तो बताते हैं कुछ नहीं यार, अभी भी सब चल ही रहा है, कुछ ऐसी वो तो नहीं है, हमने तो कभी नहीं देखा। तो आप, क्योंकि आप 20 साल से करते रहे हैं, आपने वो दौर भी देखा है, ये दौर भी देखा है, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? आपने जामतारा सीरीज देखी है? हाँ जी। जामतारा में जब वो पहले फ्रॉड करता है तो उसका मॉडस ऑपरेंडी एक होता है, फिर दूसरी बार दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। उसने लूप होल निकाल लिए होते हैं सिस्टम्स के। जब हर्षद मेहता के केस में एक पर्टिकुलर लूप होल था, वो सेबी ने प्लग कर दिया। अब अगली बार जो आदमी आता है वो नया सिस्टम ब्रेक करके आता है कि ये तरीका, यहाँ लूप होल दिख रहा है, मुझे इसका फ़ायदा उठाना है, तो वहाँ का फ़ायदा उठाता है। फिर सेबी को दिखता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मैं इसको प्लग करता हूँ। फिर तीसरी बार और कोई कुछ ले आता है, चौथी बार कुछ और कोई ले आता है। ये सिर्फ सेबी का नहीं है, RBI भी ऐसे ही फंक्शन करती है, सब जगह ऐसे ही होता है। सवाल ये उठता है ना सर कि अगर सेबी का काम है ये देखना, ठीक है, और सेबी चीफ ही इसमें इन्वॉल्व है या सेबी चीफ के ऊपर ही एलिगेशंस लग रहे हैं, तो फिर सवाल उठता है कि तो कितना ही फेयर है चीज़ें। तो उस समय क्या होता है, जो एक रियल इन्वेस्टर है, जो ऑनेस्ट इन्वेस्टर है, वो भी गिर रहा है, प्लस जो फेक इन्वेस्टर है उसको फायदा हो रहा है, विच समवेयर इज एन इम्बैलेंस। तो आप जब ये चीज़ें देखते हैं, या जब आपने ये खबर सुनी होगी जब सेबी चीफ के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, तो किस तरीके से आप लोग के फ्रेंड सर्कल में क्या बात हुई? देखिए, इसमें हमेशा डिवाइडेड ओपिनियन रहता है। हमारे यहाँ पे हमेशा ये है कि बहुत जन एंटी होते हैं, बहुत जन प्रो होते हैं। हकीकत हमको हाइंडसाइट में ही पता चलेगी, तुरंत नहीं पता चलेगी। आज भी क्लैरिटी नहीं है क्या हुआ है। ये क्लैरिटी हमको कम से कम 1 डेढ़ साल 2 साल जब रिपोर्ट्स बाहर आएंगी तब पता चलेगा। हाल फिलहाल तो सबको यही लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, ये कोई रिपोर्ट नहीं है सपोर्ट करने के लिए। ये एक थियरी है जिस पे एलिगेशन लगे, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि मैंने सब पहले बता दिया था, तो मैं गलत नहीं हूँ। एंड एज एन इंडिविजुअल आई हैव माई राइट टू बिकम अ सेबी चीफ, और मैंने ये प्रोसेसेस सेट किए हैं। अब ऑन प्राइमा फेसी जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें तो ये लग रहा है कि वो सही है, बट टाइम विल टेल। क्योंकि अभी वो जब सेबी चीफ की पोजीशन से हटी हैं, जो लोग उनके साथ काम करते हैं, अगर वो उनको कुछ पता था बट उनकी लीडरशिप में वो नए डॉक्यूमेंट्स आगे आ पाए, अब जब वो हट गई हैं तो ऐसे चांसेस हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो दबाए गए हों वो बाहर निकलें। तो जब ये बाहर निकलेंगे तब हकीकत पता चलेगी। हाल फिलहाल तो ऐसा लगता है कि भाई सब ऑल इज़ वेल, तो चल रहा है, गाड़ी चल रही है। बट ये सिर्फ सेबी चीफ का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सिस्टम का है कि सिस्टम में बहुत सारी मूविंग पार्ट्स हैं। कोई एक पर्टिकुलर मूविंग पार्ट में गैप दिखता है
बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, तो वो सर्कमस्टेंसेस का कोई फ़ायदा उठाता है। बट जो सेबी के अंदर लोग बैठे हैं उनको जब तक समझ में आए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मतलब आज भी वो गैप्स हैं और उनका फ़ायदा उठ रहा है। हाँ बिल्कुल है और लोग उठा रहे हैं। अब तक आपने कितना कमाया सर? मेरे भगवान की दया से अच्छा खासा चल रहा है। बट अगर आप मेरा इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखोगे तो मेरा पर्सनली 80% पैसा म्यूचुअल फंड में है, जबकि मैं डायरेक्ट स्टॉक्स को देखता भी हूँ, करता भी हूँ, बट स्टिल मेरा 80% इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड होता है। सर जाते जाते आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारी फैमिली को क्या राय देना चाहते हैं, प्लस कोई एक ऐसी कुछ टिप दे सकें अगर तो। फैमिली को ये राय देना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट से डरना नहीं है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है उससे आप डरते हो, तो इन्वेस्टमेंट समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे पास अगर हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, कोई सब्जेक्ट्स नहीं है इन्वेस्टमेंट सिखाने के लिए, पैसा कैसे बनता है सिखाने के लिए। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जो आपने पूछा कि गरीब गरीब क्यों होता जाता है और अमीर अमीर क्यों होता जाता है, क्योंकि अमीर ने कभी पैसा कैसे बनता है वो पढ़ लिया है, समझ लिया है और वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करता है। पुअर कैटेगरी में जो हैं उनको कुछ अगर कोई इन्फॉर्मेशन देगा और उस पे वो यूज़ करके जब बड़े बनते हैं तो बड़े कैटेगरी में आ जाते हैं, बट नीचे वालों का भला नहीं होता है। तो जब तक ये एफर्ट डाल के इस पे रिसर्च नहीं करेंगे कि पैसा कैसे बनता है, क्या आगे करना चाहिए, और रिस्क कम, क्योंकि उनके पास कैपिटल भी लिमिटेड है। जो बड़ा बाबू है उसका कैपिटल भी बड़ा है। अगर उसका 100 करोड़ है, उसका 2 करोड़ लॉस होगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मेरे पास 10 लाख है और मेरा 5 लाख डूब गया तो बहुत बड़ी बात है। सही बात है। परसेंटेज वाइज रिस्क लेना चाहिए और सबका अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से काम करना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो सिस्टम से मेरे पैसे रीजनेबल पैसे बन जाएंगे। अगर मुझे साल में 14% रिटर्न चाहिए, मेरा म्यूचुअल फंड से मेरा कॉम्बिनेशन बना हुआ है जिससे मैं 14% साल का बना लूँगा, उतना काफ़ी है। मार्केट में टिके रहने के लिए, इंडस्ट्री की समझ करने के लिए मैं 20% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। बट जब हमारी फैमिलीज ये लर्निंग प्रोसेस में आएंगी तब पैसा बनेगा। आपने स्टॉक टिप पूछा था, मैं स्टॉक टिप तो नहीं दूंगा, बट इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। अब जितना भी ये फियास्को हुआ है वर्ल्ड वाइड, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट कंपनीज पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि आगे क्या होगा। अब मार्केट्स काफ़ी गिरे हैं, तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंजम्पशन ड्रिवन हो। कंजम्पशन ड्रिवन से मेरा मतलब है जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे टिकी हुई है, जैसे बैंक्स हो गए, जैसे इंफ्रा कंपनीज हो गई। अब इंडिया को भी अब इन्फ्लेशन से डर नहीं है, ग्रोथ बढ़ानी है, तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। एफएमसीजी कंपनीज हो गई, जो आप जैसे हम साबुन तेल खरीदते हैं वो होगा। और डिफेंस एक सेक्टर है जो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि जैसे लोग यूएस से खफा होंगे यहाँ वहाँ देखेंगे डिफेंस से खरीदने के लिए। डिफेंस एक यूएस का मेजर एक्सपोर्ट हुआ करता था जो हिट होगा। इंडिया ने पिछले 2 साल से उस पर तैयारी चालू कर दी थी। आगे जाके वो सेगमेंट 4-5 ईयर्स के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर। इस पूरे इंफॉर्मेटिव सेशन की सबसे अच्छी बात लगी कि आपने ये नहीं बोला कि मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये बात बताना चाहूँगा। एंड यू आर टू ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस Thank you so सेशन। much for calling me. It was Thank a you. pleasure. Thank you. Thank you.